या वोल्ट पर मीटर इज इक्वल टू न्यूटन पर कूलम। देखिए बेटा, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक फार्मूला पढ़ा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड पर यूनिट टेस्ट चार्ज। इस फार्मूले को देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो यूनिट निकलती है, फोर्स की यूनिट न्यूटन और चार्ज की कूलम, तो न्यूटन पर कूलम निकलती है किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक वोल्टेज वाले टॉपिक से E is equal to minus del V by del R, ये फार्मूला पढ़ा। del V that is the potential difference की यूनिट वोल्ट है। del R that is distance यूनिट मीटर है। इस फार्मूले से देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यूनिट वोल्ट पर मीटर निकलती है। इस फार्मूले से देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यूनिट न्यूटन पर कूलम निकलती है। अब सवाल ये है कि ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यूनिट, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यूनिट, इसका मतलब है ये दोनों वैसा ही यूनिट है, ये और ये आपस में क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। अदरवाइज ये सेम क्वांटिटी की यूनिट नहीं होने चाहिए। जिस तरह आप कहते हैं बेटा जूल भी वर्क की यूनिट है और न्यूटन मीटर भी वर्क की यूनिट है, दिस इंप्लाइज दैट जूल शुड बी इक्वल टू न्यूटन मीटर। ठीक है ना? ऐसी ही बात है कि ये भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यूनिट है, ये भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यूनिट है, तो दोनों को क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो यही शो करना है, यही प्रूव करना है। तो प्रूफ के लिए हम स्टार्ट लेंगे वोल्ट पर मीटर से। सिंस वी नो दैट वोल्ट पर मीटर इज इक्वल टू, वोल्ट को लिख सकते हैं बेटा, बल्कि लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, यू स्टार्ट ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड implies that volt per meter। Since आपने पढ़ा हुआ है ये फार्मूला, कौन सा? V is equal to W by Q। This implies that वोल्ट किसके इक्वल हो जाता है? जूल पर कूलम। यानी वोल्ट की जगह आप लिख सकते हैं जूल पर कूलम। नाउ वोल्ट पर मीटर इज इक्वल टू, वोल्ट की जगह जूल पर कूलम डिवाइडेड बाय मीटर। जूल को क्या लिख सकते हैं बेटा? सिंस जूल आपके पास किसके इक्वल होता है बेटा? न्यूटन मीटर के। कैसे? वर्क इज इक्वल टू एफ डी। एफ क्या? न्यूटन और एफ डी मीटर। जूल इज इक्वल टू न्यूटन मीटर पुट कर दें तो यहां से वोल्ट पर मीटर इज इक्वल टू आ जाएगा, जूल की जगह न्यूटन मीटर लिख दें, कूलम को नीचे ले आए। मैंने क्या किया? जूल की जगह न्यूटन मीटर लिखा, पर कूलम की जगह कूलम नीचे ले आया और मीटर अपने। तो बेटा वोल्ट पर मीटर, यहां मीटर मीटर से कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा? न्यूटन पर कूलम। हेंस प्रूव्ड। आपने दोबारा देख ले, वोल्ट पर मीटर, वोल्ट की जगह मैं वैल्यू बनाना चाह रहा हूं तो फार्मूला हमने पढ़ा है V इज इक्वल W बाई Q। W वर्क है, वर्क की जगह जूल और Q की जगह चार्ज की जगह कूलम, वोल्ट V। तो बेटा वोल्ट पर मीटर की जगह मैंने वोल्ट की जगह लिख दिया जूल पर कूलम। फिर मैंने पर कूलम को नीचे ले आया, जूल की जगह न्यूटन मीटर लिख दिया, मीटर मीटर से कटा तो न्यूटन पर कूलम वोल्ट पर मीटर। हेंस वी हैव प्रूव्ड दिस। ठीक हो गया जी? इलेक्ट्रिक फोर्स वर्सेस ग्रेविटेशनल फोर्स। where gravitational लगा लीजिएगा। Yes sir। where gravitational force is Gm1 m2 divided by r square, electric is
K1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर, इनको कंपेयर करें। स्टार्ट। कंपेयर करने का मतलब है कि इनके डिफरेंस भी बताएं और सिमिलरिटीज भी बताएं। इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल फोर्स की डिफरेंस भी बताएं और सिमिलरिटी भी बताएं। सबसे पहली बात, हम सिमिलरिटीज की तरफ चलते हैं, फिर डिफरेंस पे आएंगे। बेटा ये भी कंजर्वेटिव फोर्स है और यानी नॉन कांटेक्ट फोर्स, ये भी कंजर्वेटिव और नॉन कांटेक्ट फोर्स है। हर कंजर्वेटिव फोर्स नॉन कांटेक्ट फोर्स होती है, वो टकराए बिना लगती है बॉडी पे। जिस तरह मैस पे फोर्स लगाता है, चार्ज पे फोर्स लगाता है, तो इक्विलिब्रियम की जरूरत इनको नहीं होती, नॉन कांटेक्ट। और हर नेचुरल फोर्स कंजर्वेटिव होती है, जिसकी वजह से होने वाला वर्क क्लोज पाथ पे जीरो होता है और पाथ पे डिपेंड नहीं करता। तो लिहाजा दोनों फोर्सेस की सेम सूत्र। ये फोर्स भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है, ये फोर्स भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। डिस्टेंस बढ़ाओ वो भी जनाब 4 टाइम का, सर डिस्टेंस बढ़ाओ वो भी स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस टाइम कम होगी, और ये भी स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस टाइम कम होगी। ठीक होगा। अब बेटा जरा चलते हैं डिफरेंसेस की तरफ। सबसे पहला डिफरेंस ये बेटा बिटवीन चार्जेस लगती है, ये बिटवीन मैसेज लगती है। ये अट्रैक्टिव भी है, बोथ इन नेचर अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव। अट्रैक्टिव भी है और रिपल्सिव भी है। ये ऑनली अट्रैक्टिव है, इसमें रिपल्शन नहीं होती, यानी मैस को अट्रैक्ट करता है, रिपेल नहीं कर सकता। लाइट चार्जेस रिपेल करते हो, नॉन लाइट चार्जेस अट्रैक्ट करते। बेटा ये स्ट्रॉन्ग फोर्स है, ये वीक फोर्स है। स्ट्रॉन्ग कौन सी है? इलेक्ट्रिक फोर्स। वीक कौन सी है? ग्रेविटेशनल फोर्स। क्यों? इलेक्ट्रिक फोर्स में जो कूलम कांस्टेंट है वो है आपके पास k is equal to 9 into 10 raised to power -9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, यानी इतने न्यूटन इसका कांस्टेंट की वैल्यू है इतने चार्जेस पे। जबकि उधर आपके पास ग्रेविटेशनल में पर केजी के हिसाब से वो कांस्टेंट की वैल्यू 10 raised to power 11 आप निकाले, 6.7 10 पर 11 आप निकालते हैं। यानी ये फोर्स दो चार्जेस के दरमियान इतनी स्ट्रांग है कि चार्जेस को एक दूसरे के करीब लाने में या दूर ले जाने में कामयाब हो जाती है। जबकि ये इतनी वीक है कि बहुत ज्यादा मैस होगा तो फिर उसको बॉडी को मूव करवा सकेगा। अच्छा, चौथी बात है ये स्ट्रांग है और ये वीक है। बेटा ये शॉर्ट रेंज है और ये लॉन्ग रेंज है, मतलब ये यहां से चांद तक और जमीन की सूरज के दरमियान में लग रही, इतनी लॉन्ग रेंज है। जबकि चार्ज जिस तरह मैग्नेट एक खास डिस्टेंस थोड़े से दूर जाए तो फोर्स लगनी खत्म हो जाती है, इसी तरह चार्ज जितना जो मैग्नेट की रेंज है उसी के राउंड अबाउट चार्ज की भी जो मैग्नेटिक फील्ड है की सूरत हाल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की सूरत हाल है। तो बेटा इलेक्ट्रिक फोर्स की भी बहुत शॉर्ट रेंज है, ऑलमोस्ट इस डिस्टेंस से बाहर ले जाएंगे तो ये फोर्स लगनी
बंद हो जाती है, यानी ये बहुत लॉन्ग शॉर्ट रेंज है, जबकि ये बहुत लॉन्ग रेंज है वीक है ग्रेविटेशन मैग्नेटिक वीक नहीं। उसके बाद